नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर पहला होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लैंग्वेज, जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज से आप लोगों का इंग्लिश का जो विषय है ना, तो उस विषय का आज से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को ना मैं जितना से जितना सरल तरीके से मैं समझाऊँ ना, उतने ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, मेरे उच्चारण में मतलब इंग्लिश को पढ़ने में किसी प्रकार से अगर त्रुटि होगा ना, तो बिल्कुल आप लोग ना इसे इग्नोर मत कीजिएगा, बताइएगा मेरे को, ठीक है। तभी ना मैं सीख पाऊंगा। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे से किसी भी प्रकार से अगर गलती हो पढ़ाने में ना, तो वो ज़रूर आप लोग हाईलाइट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों को उसमें ना संशोधित करके पढ़ा सकूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि जितना अच्छे तरीके से मैं समझाऊँ, उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक को ध्यान से देखिए, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है, मैं आप लोगों को इसकी जो क्लास है ना वो लूँगा, और इसमें ना जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन सारी चीज़ों को भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ताकि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को ना क्विक रिवीजन करते बन जाए ना, तो इसके लिए कुछ कुछ टॉपिक को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्योर इंग्लिश में ही ना बोलते बोलते चला जाऊँगा, मतलब पढ़ाते हुए चला जाऊँगा। आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मेरा मकसद रहेगा आप लोगों को समझाना, रटवाना बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है ना, उसको सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वन आइडिया, थाट्स एंड फीलिंग्स। इसका अगर मैं हिंदी में बताऊँ ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है लैंग्वेज का, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, अपने सोच, अपने भावना को ना व्यक्त कर सकता है, जिसे क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें जो डेफिनेशन है ना, वो आप लोगों को समझना है। उसके अलावा एटमायोलॉजी, तो एटमायोलॉजी क्या होता है ये जानिए। द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड एटमायोलॉजी। तो एटमायोलॉजी क्या होता है, आप लोगों को हिंदी में समझा देता हूँ। एटमायोलॉजी का मतलब होता है ना, वो उत्पत्ति विज्ञान होता है। क्या, तो एटमायोलॉजी का जो मतलब होता है वो उत्पत्ति विज्ञान होता है। और इसमें जो बोला है ना, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड एटमायोलॉजी, तो शब्दों की उत्पत्ति के माध्यम को ना उत्पत्ति विज्ञान कहा जाता है। क्या, तो शब्दों के उत्पत्ति का जो माध्यम होता है ना, उसे उत्पत्ति विज्ञान कहा जाता है। और उत्पत्ति विज्ञान को एटमायोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग चाहो ना तो ये शब्द को नोट करके रख सकते हो कि एटमायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द एटमायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इज लिंगुआ ऑफ लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स टंग। अगर आप लोगों को ये जो लाइन है ना, उसे अगर हिंदी में समझाओ ना, तो ये जो एटमायोलॉजी जो है ना, वो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना है। क्या, तो ये जो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टंग। टंग मतलब जीभ। क्या, तो टंग मतलब जीभ होता है। और ये जो एटमायोलॉजी है वो किस भाषा से बना है, तो लैटिन लैंग्वेज से बना है, लिंगुआ शब्द से बना है, ठीक है। तो ये जो लिंगुआ शब्द है उसे आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए उसके बाद ना टाइप ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि भाषा के प्रकार कितना होता है, इसके बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ 3 प्रकार के भाषा की प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला ओरल लैंग्वेज, दूसरा रिटन लैंग्वेज, और तीसरा साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज पता है ना क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा होता है। और साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा होता है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा ना। चलिए ओरल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि ओरल लैंग्वेज क्या होता है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द सिस्टम थॉट विच वी यूज स्पोकन वर्ड। नेक्स्ट को पढ़िए। ओरल प्रेजेंटेशन इज डन। तो आप लोगों को ना सबसे फर्स्ट में जो लिखा है ना, द सिस्टम थॉट विच वी यूज स्पोकन वर्ड, तो इसको हिंदी में बता देता हूँ। वह प्रणाली जिसके माध्यम से हम बोले गए शब्दों का उपयोग करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, ओरल लैंग्वेज कहते हैं। क्या, वह प्रणाली जिसके माध्यम से हम बोले गए शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, ओरल लैंग्वेज कहेंगे। मतलब जो हम बोलते हैं ना, और बोलने पर जो शब्द निकलता है उसे क्या कहेंगे, उसको हम लोग ओरल लैंग्वेज ही ना बोलते हैं, मौखिक भाषा जी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। ओरल प्रेजेंटेशन इज डन। तो इसका
इसका मतलब होता है मौखिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है होता है, ठीक है। तो ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है कि मौखिक तौर पर ना उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे तो ओरल लैंग्वेज कहेंगे। चलिए उसके बाद ना रिटन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, द प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज बाय मीन्स ऑफ रिटन सिस्टम। तो इसका जो हिंदी में मतलब होगा ना, लेखन प्रणाली के माध्यम से भाषा का प्रतिनिधित्व होता है। क्या? तो लेखन प्रणाली के माध्यम से जो भाषा का प्रतिनिधित्व मतलब उसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है ना, उसे क्या कहेंगे? रिटन लैंग्वेज कहेंगे। जो लिखा गया रूप होता है उसे रिटन लैंग्वेज ही ना कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, इट इज़ मोर क्रेडिबल। तो इसका जो हिंदी में मतलब होगा ना, यह अधिक विश्वसनीय है। इट इज़ मोर क्रेडिबल मतलब ये अधिक विश्वसनीय है, मतलब जो लिखा गया जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये रिटन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ना साइन लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि साइन लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, आ लैंग्वेज यूज्ड स्पेशली बाय पीपल हु कैंट हियर और स्पोक। इसका अगर कहीं मैं हिंदी में बताऊँ ना, तो एक भाषा जो विशेष रूप से उन लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है जो सुन या बोल नहीं सकते। तो साइन लैंग्वेज को अगर मैं आप लोगों को प्योर हिंदी में अपने शब्द में बताऊँ ना, तो आप ना जो व्यक्ति जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते ना, तो उसे आप लोग जब हाथ के इशारे में या किसी प्रकार से अपने बॉडी लैंग्वेज के इशारे में जब आप उनसे बात करते हो ना, तो उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट को पढ़िए, दे यूज हैंड्स एंड मेक साइन। मतलब वो हाथ का उपयोग करते हैं और उपयोग करके संकेत बना करके उन लोगों से बात करते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आया ना। तो आप लोगों को केवल ये जो है ना अलग अलग लैंग्वेज साइन ना, उसको आप लोगों को समझना था। चलिए उसके बाद ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, मतलब भाषा के लक्षण या भाषा की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। यह प्रतीकात्मक और गतिशील है। क्या? तो ये इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक मतलब ये प्रतीकात्मक और गतिशील है। नेक्स्ट को पढ़िए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब संचार का साधन है, ये जो दूसरा है वो। तीसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यह शिक्षण का माध्यम है। चौथा, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री। तो भाषा मनमानी है। तो इसमें जो लैंग्वेज आर्बिट्री लिखा है ना, तो ये भाषा मनमानी है बोला गया, ठीक है। आर्बिट्री का मतलब मनमानी होता है। फिफ्थ को पढ़िए, कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सभ्यता और संस्कृति का वाहक है। ये जो पांचवा है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है? वाहक है। ये जो कैरियर और सिविलाइजेशन एंड कल्चरल लिखा है वो। सिक्स को पढ़िए, स्ट्रक्चरेड एंड रूल गवर्नेड। तो इसका जो मतलब होता है ना, वो संचालित एवं नियमित शासित होता है। सातवां को पढ़िए, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का मतलब होता है ना, वो सिस्टम की प्रणाली होता है, ठीक है, इसका मतलब। आठवां को पढ़िए, लैंग्वेज इज़ वोकल। तो भाषा जो है ना वो मुखर है, ठीक है। तो ये 8 इसके ना कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसकी विशेषताएं हैं जो लैंग्वेज है उसका। चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको याद रखिएगा केवल ये। इसके बाद नेक्स्ट लिंग्विस्टिक के बारे में जानते हैं। और ये जो लिंग्विस्टिक है ना, इसका मतलब होता है भाषा विज्ञान, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा विज्ञान होता है। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़िए, मतलब परिभाषा को पढ़िए। आ स्पेशली स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। तो इसे अगर हिंदी में बताऊँ ना, तो भाषा के विज्ञान अध्ययन को ना भाषा विज्ञान कहते हैं। मतलब भाषा को ना वैज्ञानिक तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसे क्या कहेंगे? भाषा विज्ञान कहेंगे। सेम टू सेम ये जो डेफिनेशन है वो यही का है, आ स्पेसिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब यही होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, देयर आर सम बेसिक ऑफ लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक के ना कुछ सम बेसिक ना मूल बातें हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या इसके जो मूल बातें हैं उसके बारे में। तो लिंग्विस्टिक का सबसे पहला जो प्रकार है, ये जो बात है ना, वो मॉर्फिम्स होता है सबसे पहला। दूसरा सिंटैक्स होता है। तीसरा सिंबॉलिक होता है। चौथा फोनेटिक्स होता है। और पांचवा फोनीम्स होता है। और छठवां होमोनाइम्स होता है। तो देयर आर सम बेसिक ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा विज्ञान की जो कुछ मूल बातें हैं ना, वो 6 प्रकार की मूल बातें होती हैं। और इन्हीं 6 जो मूल बातें हैं ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट में ना मॉर्फेम्स के बारे में जानते हैं कि मॉर्फेम्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला डेफिनेशन को पढ़िए, मतलब परिभाषा को, इसको पढ़िए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीन्स इज कॉल्ड मॉर्फेम्स। तो अगर मैं आप लोगों को इसको हिंदी में समझाऊँ ना, तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई को
मॉर्फिम्स कहते हैं। क्या? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फिम्स। तो इसका हिंदी मतलब होगा ना, वो अर्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? मॉर्फिम्स कहेंगे। चाहो तो इसे नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, इट हैज़ मीन्स एंड हैज़ नॉट मीन्स। इसका अगर हिंदी में बताऊँ ना तो इसका अर्थ भी है और अर्थ नहीं भी। इसका मतलब जो हिंदी में होगा ना तो इसका अर्थ भी है और इसका अर्थ नहीं भी, ये बोला है, ठीक है। तो ये ना आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम्पल करके दिया है, देखिए, लाइक वन मॉर्फिम्स। तो ये जो लाइक जो शब्द है ना वो वन मॉर्फिम्स है। अनलाइक टू मॉर्फिम्स है, मतलब इसमें अन अलग है और लाइक मतलब समझ में आ रहा है ना कि इसमें टू मॉर्फिम्स है। दो प्रकार के अर्थ है, अन और लाइक। तो अन अलग हो जाता है और लाइक अलग हो जाता है ना। उसके अलावा देखो अनलाइकली, तो इसमें थ्री मॉर्फिम्स है, मतलब ना थ्री मॉर्फिम्स कहने का मतलब है इसमें तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं स्मॉल यूनिट में, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट को पढ़िए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। तो मॉर्फिम्स के ना दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहला फ्री और दूसरा बाउंड करके दिया है। इन दोनों को ना विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मॉर्फिम्स के ना दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट में फ्री होता है और दूसरा बाउंड होता है। फ्री के कितने प्रकार होते हैं? फ्री के दो प्रकार होता है, फंक्शनल होता है और दूसरा लेक्सिकल होता है। क्या? तो फ्री जो है ना मॉर्फिम्स के जो प्रकार है ना उसके अंदर दो प्रकार के आते हैं। तो फ्री के दो प्रकार कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला फंक्शनल होता है और दूसरा लेक्सिकल होता है। फंक्शनल के अंदर क्या क्या आता है? आर्टिकल्स, डिटरमाइन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। ये चारों जो है ना वो चारों के चारों फंक्शनल इसमें आ जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहो ना तो इसे नोट करके रख लीजिएगा, चारों ये फंक्शनल के अंतर्गत आते हैं वो। उसके अलावा लेक्सिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन। ये लेक्सिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दो प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, फंक्शनल और लेक्सिकल करके अलग अलग, ठीक है। चलिए उसके अलावा बाउंड जानते हैं। बाउंड क्या होता है? बाउंड को अगर हिंदी में बताऊँ ना तो वो अवश्यंभावी बोलते हैं। क्या? तो अवश्यंभावी के ना इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो बाउंड है ना उसके दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स सफिक्स तो आप लोगों को पता होगा। प्री मतलब जो पहले शब्द लगता है ना, मतलब जो वर्ड है ना उसके पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स मतलब जो वर्ड है उसके जो लास्ट में लगता है ना उसे सफिक्स कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, इसे ही हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रीफिक्स कौन होगा? अन, डिस, आई एम, इन। तो ये है ना वो प्रीफिक्स में आएगा। सफिक्स में क्या आएगा? लाई, लेस, नेस, मेंट। तो ये चारों जो है वो सफिक्स में आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा प्रीफिक्स और सफिक्स किसे कहते हैं। चलिए उसके अलावा सिंटेक्स क्या होता है इसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन, परिभाषा को पढ़िए। इट इज़ अ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करके दिया है। ये जो डेफिनेशन है ना उसको आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ। यह वाक्य व्याकरणिक संरचना है। क्या? तो इट इज़ अ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो यह वाक्य व्याकरणिक संरचना है, ये बोला गया है। ये जो डेफिनेशन है उसमें, जिसमें एग्जाम्पल दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करके दिया है, ठीक है। चलिए तीसरा साइमेटिक के बारे में जानते हैं कि साइमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़िए। स्टडी ऑफ मीन्स एंड सेंस। एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में देखो, क्रैश। क्रैश का मतलब दुर्घटना होता है ना, जैसे एक्सीडेंट, स्टॉक मार्केट ड्रॉप, है ना। तो इसको अब आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ कि ये स्टडी मीनिंग्स एंड सेंस क्या होता है, आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। अर्थ और अनुभूति का अध्ययन कहते हैं इसको। क्या? तो अर्थ और अनुभूति का अध्ययन स्टडी मीनिंग्स एंड सेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे करके दिया है, क्रैश करके दिया है, एक्सीडेंट, स्टॉक मार्केट ड्रॉप। चलिए उसी प्रकार से चौथा को पढ़ते हैं, फोनेटिक्स के बारे में। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, शुरुआती में आप पढ़ोगे इंग्लिश को ना तो इंग्लिश आप लोगों को उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। शुरुआती में ऐसा लगता है कि ये क्या लैंग्वेज दे दिया, क्या भाषा दे दिया, इसको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यू धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना तो आप लोगों को समझ में आते जाएगा, ठीक है। कोई भी रहे, चाहे वो कितना भी ज़्यादा ज्ञानी क्यों ना रहे, शुरुआती में कोई भी चीज़ का जब शुरुआत करता है ना तो उसे अच्छे से समझ में नहीं आता है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन आप लोगों को जो जो नोट करने के लिए बोला वो नोट कीजिए और सिंपल सा ना थोड़े थोड़े आप लोग ना समझने की कोशिश किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना चौथा को पढ़ते हैं, फोनेटिक्स के बारे में। तो फोनेटिक्स के सबसे
सबसे पहले डेफिनेशन मतलब परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेम्स। तो ये जो स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेम्स जो होता है ना, उसको अगर हिंदी में बताऊं आप लोगों को ना, तो ध्वनि की उत्पत्ति के अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। तो ये जो फोनेटिक्स है ना, उसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो चाहो तो हिंदी में बगल में आप लोग लिख सकते हो फोनेटिक्स इज इक्वल टू ध्वनि विज्ञान, तो आप लोगों को सरल होगा समझने के लिए। तो स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, तो इसका जो मतलब होगा वो ध्वनि की उत्पत्ति के अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ये फोनेटिक्स का मतलब होता है। तो इतना आप लोगों को समझना है। चलिए इसके अलावा फिफ्थ को पढ़ते हैं फोनिम्स के बारे में कि फोनिम्स क्या होता है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन को इसके भी पढ़िए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनिम। तो इसका जो डेफिनेशन जो परिभाषा है उसको अगर हिंदी में आप लोगों को बताऊँ ना, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को फोनिम कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनिम्स। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? फोनिम्स कहेंगे। तो इसे आप लोग नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फोनिम्स करके, है ना, तो क्या करोगे आप लोग? तो इसको आप लोगों को ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसलिए नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। फोन मीन्स साउंड। फोन का अर्थ होता है ध्वनि। ये जो फोन मीन्स साउंड दी है ना, तो फोन का अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ साउंड 44। तो टोटल नंबर ऑफ साउंड का कितना होता है, मतलब ध्वनि के कुल कितने संख्या होता है? तो ध्वनि के ना टोटल 44 संख्या होता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। वॉवेल साउंड कितना होता है? 20 वॉवेल साउंड होता है, मतलब 20 होता है। मतलब स्वर ध्वनि जो है ना वो 20 होता है, और कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है वो 24 होता है। ठीक है, मतलब व्यंजन जो ध्वनि है ना वो 24 होता है, और स्वर ध्वनि कितना होता है? 20 होता है। टोटल 44 जो साउंड होता है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है इंग्लिश में खास तौर से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड का मतलब तो आप लोगों को पता होगा ना, स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि जो होता है वो। तो इट हैज़ 2 टाइप्स। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के ना वॉवेल साउंड होते हैं। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट मोनोफथिंग्स होता है, और मोनोफथिंग्स जो होता है ना वो प्योर वॉवेल साउंड होता है। क्या? तो मोनोफथिंग्स जो होता है ना वो प्योर वॉवेल साउंड होता है, शुद्ध स्वर ध्वनि कहते हैं इसको हिंदी में। दूसरा जो है वो डिप्थोंग्स होता है। क्या? तो दूसरा जो है वो डिप्थोंग्स होता है, और इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या? तो इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। और मिक्सड वॉवेल साउंड है ये। क्या? तो मिक्सड वॉवेल साउंड है, जिसे मिश्रित स्वर ध्वनि कहते हैं। तो आप लोग ना इसको जब नोट करोगे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, साइड साइड में हिंदी में भी आप लोगों को लिखना है, जिससे आप लोगों को ना एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, और आज का ये जो क्लास होगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा PDF रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना इसका जो लिंक रहेगा उसको भी डाल दूंगा। तो यहाँ से डाउनलोड करके ना आप लोग ना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और एक बार जरूर इसको ना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले ना मोनोफथोंग्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देयर आर कॉल्ड प्योर वॉवेल साउंड, दे आर 12 इन नंबर। तो इसको अगर हिंदी में बताऊँ ना कि मोनोफथोंग्स, इन्हें शुद्ध स्वर ध्वनि कहते हैं। क्या? तो देयर आर कॉल्ड प्योर वॉवेल साउंड, मतलब इसे शुद्ध स्वर ध्वनि कहते हैं। और इसके ना 12 प्रकार होते हैं। देयर आर 12 इन नंबर, तो 12 प्रकार के होते हैं। और इसमें ये जो नंबर दिया है ना आप लोगों का, जो अलग अलग इसमें कॉलम में दिया है ना, तो ये प्योर वॉवेल साउंड को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ना मैं हिंदी में ना ये जो मोनोफथोंग्स क्या होता है ना, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ना थोड़े से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसको आप लोगों को प्योर हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ। तो मोनोफथोंग्स का जो मतलब होता है ना, वो एक एकल शुद्ध स्वर ध्वनि होता है। क्या? तो वो ना अकेला एकल शुद्ध स्वर ध्वनि होता है, जिसके उच्चारण के दौरान ना जो हमारा टंक होता है, जो हमारा जीभ जो होता है ना, और होंठ जो होता है ना, वो स्थिर अवस्था में होता है। मतलब ना ऐसे स्वर, ऐसे ध्वनि को आप उच्चारण करोगे, ऐसे वर्ड को ना, जिसमें आपका ना जो जीभ है, जो टंक है ना, और जो मुंह है वो स्थिर रहेगा, केवल केवल साउंड जो है ना वो निकलेगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग ना मोनोफथोंग्स कहेंगे। ठीक है, ये ना एक वाक्य में आप लोगों को ना इसको जो स्वर है वो बोल पाओगे। आपका जो टंक है वो सीधा रहेगा। ठीक है, आप लोग ना इसमें उच्चारण करके देखोगे ना, ये जो
12 प्रकार से दिया है ना, तो उसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये जो मोनोप्थोंग इसमें दिया है ना, वो साइन लैंग्वेज में दिया है, मतलब इसको ना निर्देश के तौर पर दिया है। इसे आप लोगों को देखना है, रटना आप लोगों को नहीं है, समझ में जितना है उतना ही आप लोगों को समझना है इसके बारे में, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है मोनोप्थोंग का, लिप, शीप, कुक, फूड, टेन, गर्ल, एमंग, कार्ड, इन तमाम जो वर्ड जो दिया है ना, इसका अगर उच्चारण करोगे ना तो आपका जो मुंह है और आपका जो ओंठ है ना वो स्थिर रहते हैं, मतलब ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, केवल एक ध्वनि में उसका जो उच्चारण है ना वो हो जाता है ना, तो उसे हम लोग मोनोप्थोंग्स कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना। और ये जो मोनोप्थोंग्स का जब आप उच्चारण करोगे ना तो इसमें आपका जो मुंह का जो आकार है ना वो नहीं बदलता, मतलब जिस आकार में आप उच्चारण करोगे उसी आकार में रहेगा, और आपका जो टंग है, आपका जो जीभ है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, मोनोप्थोंग्स कहलाएगा। और इसमें जो इसमें वर्ड दिया है ना, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा पढ़ करके, ठीक है। आप लोगों को इसका PDF दे दूंगा। तो आप लोगों को ना शुरुआती में रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को ट्राई करना है, कोशिश करने का। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। और कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है ना, देयर आर 24 इन नंबर, मतलब ये कॉन्सोनेंट जो साउंड है ना वो 24 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। इसमें देखो ये साउंड दिया है और एग्जाम्पल दिया है, तो ये देखो अलग अलग जो दिया है ना, और इसके जो सिंबल है उसको आप लोगों को ना केवल एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग इसका उच्चारण करोगे, ये जो वर्ड दिया है उसका ना, उसमें आप लोगों को पता चलेगा आपका जो ओंठ है वो और आपका जो जीभ है वो स्थिर रहेगा। जैसे एक आध दो को उच्चारण करके देखो, पेट, टॉप, बैट, टब, मैट, प्लान, विंड, ऑलवेज, है ना। तो थोड़े से ना आपका जो जीभ और जो स्थिति जो है ना वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें ना आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू ना 24 प्रकार से दिया गया है, तो आप लोगों को इसको ना रटने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ समझने लायक है ना, केवल आप लोग उसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, केवल टाइप्स ऑफ जितना होगा ना 24 टाइप्स है ना, तो वो आप लोगों को केवल उसको याद रखना है। चलिए उसके बाद ना होमोनैम्स के बारे में जानते हैं, मतलब समानार्थी शब्द के बारे में जानते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन मतलब परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। स्पेलिंग और साउंड आर सेम बट हैव डिफरेंट मीन्स इट हैज टू टाइप्स। तो इसको अगर हिंदी में बताऊं ना, तो वर्तनी या ध्वनि समान होती है परंतु अर्थ ना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, और ये जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। होमोनाइम्स मतलब जो समानार्थी शब्द है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला होमोग्राफ होता है और दूसरा होमोफोन होता है, ठीक है। सबसे पहला होमोग्राफ होता है और दूसरा होमोफोन होता है। तो इन दोनों को चाहो ना तो आप लोग ना नोट करके रख लीजिएगा। होमोनाइम्स का 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 प्रकार होता है, होमोग्राफ होता है और होमोफोन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा आप लोग या नोट करके रख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ना होमोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट में ध्यान से पढ़िए, स्पेलिंग सेम बट साउंड एंड मीनिंग डिफरेंट। एग्जाम्पल, मिनट, माइनट, लिव, लाइव। लिखा हुआ सेम टू सेम है, देखो ना, लेकिन पढ़ने का जो इसका अंदाज है ना वो अलग होता है होमोग्राफ में, ठीक है। तो चलिए होमोग्राफ क्या होता है अगर आप लोगों को अपने शब्द में बताऊं ना, तो होमोग्राफ का जो मतलब होता है ना वो वर्तनी समान होता है लेकिन ध्वनि और अर्थ में ना भिन्न होता है। ये जैसे आप लोग देखोगे इसको ना, तो स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, जो ध्वनि उच्चारण करोगे ना वो अलग होगा। सेम ये जो स्पेलिंग है उसको मिनट पढ़ेंगे, लेकिन सेम जो ये स्पेलिंग है ना उसको माइनट भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार से एक को लिव पढ़ते हैं और एक को लाइव पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो वर्ड है वो सेम होता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये होमोग्राफ कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद ना होमोफोन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए, साउंड सेम बट स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट। तो इसको अगर हिंदी में बताऊँ ना, तो ध्वनि एक जैसा होता है लेकिन वर्तनी और अर्थ में ना अलग होता है, तो ये इसमें बोला है। एग्जाम्पल दिया है, राइट और राइट, एडिशन और एडिशन। उसके अलावा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एडवाइस और एडवाइस। दोनों बोलने में थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन ना थोड़ा सा इसमें इसका जो अर्थ होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर आप लोगों को फर्स्ट को बताओ ना, राइट और राइट का मतलब, दूसरा जो राइट का मतलब होता है ना वो लिखना होता है जी, और एक राइट का मतलब जो होता है वो सही होता है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चला ना। उसी प्रकार से दूसरा को बताओ ना, एडिशन और एडिशन में अंतर।
तो ये जो एडिशन है ना, जो ए से शुरू हुआ है उसका मतलब होता है जोड़ना हो जाता है, और ये जो एडिशन है इसका मतलब संस्करण हो जाता है। मतलब हम लोगों को बुक को देखेंगे आप लोग ना, तो हर साल नया नया एडिशन आता है तो वो संस्करण कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से एडवाइस और एडवाइस दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझना है। ये जो होमोफोन है ना उसके बारे में आप लोगों को इतना चीज़ समझना था। चलिए अंतिम रूप से ना थोड़े से और बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का जो एमसीक्यू सीरीज़ है ना उसको भी लेकर के आऊँगा, मैं इसी टॉपिक पर लाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसमें स्पेशल फैक्ट्स है लैंग्वेज में। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए ना सबसे पहले लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। व्हेन सम यूज वन वर्ड और फ्रेसेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। एग्जाम्पल करके दिए है, ध्यान से पढ़ो। वेयर इज रायता, मेरा इंग्लिश उतनी बेटर नहीं है। तो आप लोगों को ना सबसे पहला मैं अपने लैंग्वेज में अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि कोड मिक्सिंग क्या होता है। कोड मिक्सिंग जो होता है ना, जब आप लोग बात करोगे ना तो एक जो भाषा में बात करोगे ना तो उसके साथ साथ जब आप दूसरे भाषा में भी बात करते हो मिक्स करके ना, तो उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोगों को समझाऊँ ना, तो आप जब हिंदी बोलते हो और हिंदी बोलते बोलते बीच बीच में ना आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को जब मिक्स करके जो बोल देते हो ना, तो वो क्या कहलाएगा, कोड मिक्सिंग कहलाएगा। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल करके दिया है, ध्यान से पढ़िए। वेयर इज रायता, आधा इसमें इंग्लिश है और आधा इसमें हिंदी है। उसी प्रकार से मेरी इंग्लिश उतनी बेटर नहीं है, हम बोलते हैं ना, तो इधर देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है और इधर जस्ट बाद में हिंदी का प्रयोग हुआ है, फिर इंग्लिश का प्रयोग हुआ है, तो उसे ही हम लोग कोड मिक्सिंग कहेंगे, जिसमें दो लैंग्वेज को ना हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रॉपर एक लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल में और देखो, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो आधा हिंदी है और आधा इंग्लिश है। उसी प्रकार से मेरी फ्रेंड अभी बिजी है, तो आधा हिंदी और आधा इंग्लिश। तो ये जब हम लोग मिक्स करके जब बात करते हैं ना किसी से, तो उसे हम लोग कोड मिक्सिंग कहेंगे। ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए उसके बाद ना कोड स्विचिंग के बारे में जानते हैं कि कोड स्विचिंग क्या होता है। सबसे फर्स्ट में जो है उसको ध्यान से पढ़िए। व्हेन द लैंग्वेज इज अरेंज्ड सक्सेसफुली एंड ग्रामेटिकली स्पोकन स्टार्ट व्हेन अ लैंग्वेज एंड विथ अ डिफरेंट लैंग्वेज। एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले एग्जाम्पल देने से पहले ना आप लोगों को ना कोड स्विचिंग क्या होता है ये आप लोगों को ना अपने शब्दों में समझा देता हूँ। कोड स्विचिंग का मतलब ये होता है कि आप ना प्रॉपर एक भाषा में बात कर रहे हो, जैसे हिंदी में, उसके बाद डायरेक्टली आप इंग्लिश में स्विच करते हो, मतलब इंग्लिश बोलने लगते हो सीधा सीधा, बीच में आप मिक्स नहीं करते हो। सबसे पहले आप हिंदी बोलते हो और हिंदी बोलने के बाद जब आप इंग्लिश में जब स्विच करते हो ना, तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बहुत प्यास लगी है, तो मुझे पानी का ग्लास दो, मुझे बहुत ज़्यादा क्या लगा है, प्यास लगा है। तो आधा देखो ये पूरे के पूरे इंग्लिश एक लाइन से बोला गया है, उसके बाद सीधा स्विच करके हिंदी में बोल लिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, आई कैन नॉट बी गो देयर टुडे, मुझे बहुत काम है। तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश में बात किया है प्रॉपर, उसके बाद सीधा स्विच करके हिंदी में बोल दिया है, आई कैन नॉट बी गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है। तो ये सबसे पहले देखो इंग्लिश में प्योर लाइन में बोला है, उसके बाद सीधा स्विच कर दिया गया, मतलब दूसरे लैंग्वेज में कूद दिया गया है, तो वो कोड स्विचिंग कहलाएगा। तो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में अंतर आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई जब बात कर रहा है पहले इंग्लिश हिंदी फिर ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो वो कोड मिक्स करके बात कर रहे हैं, मतलब कोड मिसिंग होगा। और कोड स्विचिंग वो होगा जो सबसे पहले एक लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसके बाद सीधा दूसरे लैंग्वेज में कूद दिया है ना, तो वो कोड स्विचिंग कहलाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया ना आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद ना अंतिम रूप से आर्टिकुलेटर के बारे में जानते हैं कि आर्टिकुलेटर क्या होता है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकुलेटर इज़ अ मूवेबल स्पीच ऑर्जिन। तो इसको अगर हिंदी में बताऊँ ना, तो आर्टिकुलेटर एक चलायमान वाक अंग है। चलायमान मतलब जो उदाहरण जो दिया है ना उसको समझोगे तो पता चल जाएगा। जैसे देखो, टंग, लिप, टिथ। टंग मतलब जो आप लोगों का जीभ है, जो लिप्स है ना, वो
हमेशा जब बात करते हो आप ना, तो वो हमेशा ऊपर नीचे चलते रहता है ना, मतलब मूव होते रहता है ना, तो उसे आर्टिकुलेटर कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को आर्टिकुलेटर किसे कहते हैं? जब आप लोग किसी शब्द का प्रयोग करते हो, किसी शब्द का उच्चारण करते हो, तब आप लोगों का जो जीभ है, टंग है, वो लिप्स, होंठ है वो, और टीथ, दांत है वो ना, लगातार मूव होते रहता है ऊपर नीचे ना, तो उसे आर्टिकुलेटर कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, उसके अलावा अंतिम रूप से ना कोड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोड इंक्लूडेड साउंड वर्ड फिगर। तो ये जो कोड का मतलब होता है ना, कोड ध्वनि शब्द अंग में शामिल है। तो ये जो कोड है ना, वो ध्वनि शब्द और अंग में शामिल है, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, तो कोड क्या होता है? कोड जो है वो ध्वनि शब्द अंग में शामिल होता है, उसे कोड कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश के इसमें भाषा में। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को ना केवल इसमें ना इतना ही पढ़ना था। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और इस क्लास के बाद ना, जब मैं आप लोगों का दूसरा क्लास लाऊंगा ना, तो इसी टॉपिक पर ना अलग अलग जो क्वेश्चन है ना, उसको आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आप लोगों को ना प्रैक्टिस हो सके और आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोग ने ना कितना अच्छे से पढ़ा है और कितना अच्छे से समझा है। ठीक है, आप लोगों के लिए ना टोटल ना 20 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, 15 से 20 क्वेश्चन। उसमें आप लोगों को ना ये क्वेश्चन पूछूंगा, और आप लोगों को ट्राई भी करना है कि मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेने को ट्राई करना है। ठीक है, चलिए, आज इसकी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का MCQ का सीरीज़ लेकर के आऊँ।